Hello, very good evening to all of you and warm welcome to फिलअप फॉर्म। फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सोनाली, योर ईवीएस टीचर। और जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे थम्स अप शो करते जाएंगे। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो थम्स अप शो करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सब जुड़ रहे हैं। और एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोग तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं। और आप सब कैसे हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं जो हम अभी एमसीक्यू जो हमारा चल रहा है, ये आप लोगों को कैसी लग रही है क्लासेस? तो इसके बारे में भी मुझे आप बताएंगे। फीडबैक आप लोगों का मुझे चाहिए होता है कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। और जब आप लाइक करते हैं तो वो भी हम देखते हैं, हमें लगता है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो आप लोग का जो ये लाइक है ये मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। तो जैसे जैसे आप लोग क्लास में आते जाएंगे और थम्स अप और अपना नाम शो करते जाएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं सभी बच्चों के आने का। अभी आज ज़्यादा बच्चे जुड़े नहीं हैं अभी तक हमारे साथ। ज्योत्सना जी गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, आवाज़ पहुंच रही है ना अब तक? थोड़ा सा बस ये होता है कि कंफर्मेशन कर लेते हैं हम। रोहित जी गुड इवनिंग। और थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट बस वेट कर लेते हैं, थोड़े बच्चे आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? अगर आप लोगों में से किसी ने पुरानी जो वीडियोस है वो मिस कर दी हैं, तो आपको जैसे बताया गया है कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको ईवीएस की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और ईवीएस ही क्यों, आपको सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो दिखाई दे जाएगी सीटेट से रिलेटेड। उसमें आप जो हमारी पुरानी वीडियोस जो हैं, जिसको आपने अटेंड हो सकता है नहीं किया हो, कभी किसी कारण से कोई क्लास आपकी मिस हो गई हो, तो डेट वाइज आपको वो सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। संगीता जी, लक्ष्मी जी, श्वेता जी गुड इवनिंग। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग फटाफट जुड़ रहे हैं। और जब तक थोड़े ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं तब तक एमसीक्यू करने का मज़ा भी नहीं आता है ना? तो आज देखिए रोहित जी, सिलेबस आज चालू नहीं होगा, आज हम एमसीक्यू करेंगे। और कल से जो है फिर हमारे दो और टॉपिक्स रह गए हैं। ट्रैवल जो है हम कल से शुरू करेंगे। तो ये दो ही हमारे जो टॉपिक्स हैं वो रहते हैं, जिनको मैं अब करा दूंगी आप लोगों को। और उसके बाद फिर आप लोगों को कंटिन्यू एमसीक्यू ही करना है, क्योंकि टॉपिक्स तो हमारे सारे अब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं टॉपिक को आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अच्छे से मतलब कंप्लीट करिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आने हैं। अगर आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं है तो आप आंसर कहाँ से देंगे, है ना? तो इसलिए टॉपिक्स थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ना, मैं समझती हूँ कि एकदम कंटिन्यू कोई लेक्चर देता है तो बहुत बोरियत होती है। बट हमको तो करना है इस तरह से ही पढ़ाई कि हम पहले चैप्टर पढ़ें, टॉपिक्स पढ़ें, देन फिर हम आंसर कर पाएंगे। तो जितने लोग जुड़ते जाएंगे वो थम्स अप करते जाएंगे। और ये हमारी फिलअप फॉर्म की जो एजुकेशनल वेबसाइट है, इसमें जुड़ने के आप लोगों को बहुत फ़ायदे हैं। फटाफट मैं जो हमारा रिचुअल है वो कंप्लीट कर देती हूँ, हमारे न्यू स्टूडेंट्स देख लें। और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को सारे पुराने वीडियोज़ भी इसमें आपको शो होने लगेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमारी जो टीम है उससे मिल लीजिए। एमसीक्यू मस्त होता है। ओके श्वेता जी, मस्त होता है तो फिर आपको रोज़ अटेंड भी करना है, तभी हमें भी तब अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए सीटेट की जो हमारी ये टीम है, इसमें सबसे पहले मॉर्निंग में वर्षा मैडम से क्लासेस जो हैं शुरू हो जाती हैं लेनी। और सोशल स्टडीज़ की क्लास लेती हैं 9 AM पे।
और चंद्रशेखर सर जो हैं वो मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे। सुखवंती मैम इंग्लिश की क्लास लेती हैं 1 PM पे। रितु मैम CDP की क्लास लेती हैं 3 बजे 3 PM। और आरती मैम हिंदी की क्लास लेती हैं 10 PM पे। और मैं सोनाली आपकी EVS टीचर जो आप लोगों की शाम को 6 बजे क्लासेस लेती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अभी जितने हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे, उनके साथ हम क्लास अब शुरू करना हमको पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप टाइम को ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल अभी तक बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि मैं 5 या 10 मिनट भी लेट हुई होंगी, बहुत रेयरली ऐसा हुआ होगा। मैं हमेशा आपको टाइम से ही मिल जाती हूँ, है ना। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश करिए बिल्कुल टाइम से जुड़िए, जिससे कि हमारी क्लासेस भी शुरू हो पाए। हम 2-4-5 मिनट का वेट इसलिए करते हैं ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े, उनका कुछ भी मिस ना हो, बस ये हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम 4 लाइन में आप लोगों के लिए सुना देती हूँ, जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इस तरह से हमें अभी बहुत कुछ करना है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में सक्सेस होना और नहीं होना ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन रुकना भी आपकी चॉइस है कि आप चलना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, वो चॉइस भी आपके हाथ में है। तो कभी भी हार के डर से चलना मत छोड़िए, और हमेशा अपने सफ़र में एक मजबूती बना के रखिए, हिम्मत बना के रखिए, और सब कुछ अच्छा होना है। माही जी गुड इवनिंग। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं और लेट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे जो अब वेट कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि बस अब बहुत हो गया, मैडम को अब क्लास शुरू करनी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। एक थम्सअप कर दीजिए सबके सब कि बस शुरू करें कि नहीं करें। बहुत अच्छा लगता है, सबका थम्सअप आ जाता है तो एक जोश मुझे भी आ जाता है पढ़ाने में। ये आप लोगों के नाम आते जाते हैं और जब मैसेजेस आते हैं तो एक बड़ा मज़ा आता है, जोश मुझे भी आता है। पढ़ाने में मुझे भी तो जोश आना चाहिए, और आप भी पढ़ने में जोश लाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। MCQ में वैसे ही काफ़ी जोश होता है, तो थोड़ा जोश भी दिखना चाहिए क्लास में, लगना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है क्लास में आज मज़ेदार। आपकी कृपा होगी इस बार सीटेट पर, श्वेता जी का कहना है। कृपा मेरी नहीं होगी, बल्कि अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो वो आप अपने ऊपर ही कृपा करेंगे, ठीक है। अपनी मेहनत आपके हाथ है। माही जी ने थम्सअप कर दिया है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक थम्सअप तो आ गया, और भी थम्सअप आएंगे आगे। शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर इफ़ कंटामिनेटेड गिव्स अ फ्री इन्विटेशन टू, अगर पीने का पानी दूषित हो जाए तो वह निशुल्क आमंत्रण देता है। किसे आमंत्रण देता है निशुल्क? फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, डिजीजेस, नन ऑफ द अबव, दोस्त, परिवार के सदस्य, बीमारी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो नंबर शो करेंगे आप लोग, जैसे 1 नंबर डालेंगे और फिर अपना A, B जो भी आपका ऑप्शन है वो इसमें डालते जाएंगे। माही जी का C आंसर, संगीता जी, ज्योत्सना जी का C आंसर है। थोड़ा इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी रखना चाहिए ताकि थोड़ा जोश और भी आ जाए आप लोगों के अंदर। लक्ष्मी जी का भी C है आंसर। बस 4 लोगों ने आंसर किया, सबको आंसर करना है। ओके, श्वेता जी ने कुछ लिखा भी है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये खूबसूरती बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में, नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यस, आग तो जलनी चाहिए। देखिए किसी अच्छे काम के लिए हम आग जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वो आग जो है यहाँ मैं ये कह रही हैं जोश के लिए कह रही हैं, तो जोश तो होना बहुत ज़रूरी है। और श्वेता जी का आंसर डॉक्टर भी हो गया है, डॉक्टर को भी वो निमंत्रण दे रहे हैं। बीमारी आएगी तो डॉक्टर को तो आना ही पड़ेगा, या हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर इज C, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत इजी भी था। तो
एक आध इजी भी आपके पास आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा कि हर कोई क्वेश्चन जो है वो घुमावदार ही होंगे, बट कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे बट उनको पूछा इस ढंग से जाएगा कि वो आपका दिमाग वहाँ पे घुमा देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एक प्रेशर भी हमारे अंदर क्रिएट होता है। ये एक मैं आपको साइकोलॉजी बता रही हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे हम थोड़े प्रेशराइज भी होते हैं कि ओ पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं, तो हम एक टेंशन में रहते हैं। ये सबके साथ होता है, और इस टेंशन में भी हम लोग बहुत इजी इजी क्वेश्चन को भी ना कई बार गलत पढ़ते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही एक मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी एग्ज़ाम दें, ये सिर्फ सीटेट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें आप लोग क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ें, ताकि कोई क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों से मिस्टेक ना हो। ये अवनी जी आ गई भाई, हमारी सबसे लिटिल मेंबर, और इन्होंने भी सी आंसर किया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। और आगे बढ़ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेमन सिंक्स इन नॉर्मल वाटर फ्लोट्स इन सॉल्टी वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ। सामान्य पानी में डूबा हुआ एक नींबू खारे पानी में तैरता है क्योंकि घनत्व क्या होता है। देखिए, फर्स्ट है लेमन इंक्रीज इन सॉल्ट वाटर, नमक के पानी में नींबू बढ़ जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। लेमन डिक्रीज इन सॉल्ट वाटर, खारे पानी में नींबू कम हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। सॉल्ट वाटर डेंसिटी इज मोर देन नॉर्मल वाटर, खारे पानी का घनत्व सामान्य पानी से अधिक होता है। नॉर्मल वाटर इज मोर देन सॉल्ट, सामान्य पानी खारे पानी से ज्यादा होता है। इसका आंसर करिएगा, नंबर जरूर डालिएगा, नंबर 2 लिखिएगा, देन यू गिव योर आंसर। ओके, आप नंबर डालिएगा, फिर अपना जो आंसर है वो लिखिएगा। माही जी का आंसर आ गया है। माही जी जो हैं वो फास्टर फिंगर फर्स्ट में जीत जाएंगी, आपको केबीसी में जाना चाहिए। फटाफट आंसर आपका आ रहा है, बाकी सब लोग लेट हो रहे हैं। संगीता जी का भी सी। तो यहाँ देखिए आप लोगों की करोड़पति की तैयारी भी हो रही है साथ साथ, सीटेट के साथ साथ। तो जो करोड़पति में जाना चाहते हैं वो भी रेडी हो जाएंगे यहाँ पे। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। अंजलि जी का है सी। ये मैंने आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें विद पिक्चर आप लोगों को ये शो भी किया था। जिन्होंने क्लास अटेंड की है वो बहुत अच्छे से आंसर जानते हैं कि आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द रीज़न। दिलीप जी गुड इवनिंग, आंसर करिए। सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया अभी तक, इतने लोग हैं, आंसर कम क्यों आ रहे हैं। अभी तक तो सी आंसर ही हमें मिला है। और किसी को देखिए आंसर सब करिए, सबको अटेम्प्ट करना है, आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं और ना आपके कोई पैसे कटने वाले हैं यहाँ पे मैसेज करने से। आंसर करिए, इससे क्या होगा कि आप लोगों को कई चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ मैंने ये आंसर गलत किया था या ये सही किया था। तो आंसर सबको करना है। मैंने आपको बताया है कि गलती से सीख मिलती है, गलत भी करेंगे तो कोई बात नहीं, पर आप अटेम्प्ट तो करिए। लक्ष्मी जी का भी सी है, दिलीप जी का भी सी है, और ठीक है, सी जो है दैट इज़ राइट आंसर, सही है आप लोग का आंसर। सॉल्ट वाटर डेंसिटी इज़ मोर देन नॉर्मल वाटर। जितना पानी में अधिक से अधिक नमक होगा चीज़ें उतनी ही तैरने लगेंगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसमें कोई भी चीज़ डूबेगी नहीं आसानी से। यही चीज़ जो है एक समुद्र के साथ भी लागू होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, डेड सी, मृत सागर, जिसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ताकि जिन्हें तैरना नहीं भी आता है वो पानी में क्या होते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खारा होता है वहाँ का पानी। मतलब नॉर्मल जो समुद्र होते हैं उनमें तो खारा पानी होता ही है, बट ये इतना ज़्यादा खारा पानी होता है कि इसका मैंने आपको बताया भी था कि करीब करीब 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं उसमें 300 ग्राम्स जो है वो नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इतना ज़्यादा खारा होने के कारण इस पानी में कोई भी डूबता नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न कि उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर हो गया आप सभी को? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेखाज मदर एड फिटकरी। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, दूसरे तरह से पूछा था, आज दूसरे तरह से पूछा जा रहा है। रेखाज मदर एड्स फिटकरी मीन्स एल्यूम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। रेखा की माँ प्रतिदिन तालाब से एकत्रित पानी में फिटकरी मिलाती है। ठीक है। डीकलराइज्ड वाटर, पानी को रंगना।
सेडिमेंट, लाइट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, तलछट, प्रकाश निलंबित अशुद्धियाँ, चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर, कठोर जल को शीतल जल में बदलते हैं, और लास्ट है किल जर्म्स इन वाटर, पानी में कीटाणुओं को मार दिया जाता है। थर्ड का आंसर करिए। कल भी मैंने इसको आप लोगों को समझाया था। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, सी भी है, बी भी है, डी भी है आंसर में। बड़े ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कल मैंने आप लोगों को सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ढंग से ही पूछा था, क्वेश्चन यही था लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके कल पूछा गया था, इसलिए मैंने आज फिर डाला है कि आप लोगों को कितना ध्यान रहता है। मैंने चेंज किया है थोड़ा क्वेश्चन में और क्वेश्चन वही है, और मैंने कल इसको बताया भी था आंसर, आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके बताया भी था आंसर। उसके बाद भी गलतियां हो रही हैं। आंसर मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, बी सी डी सब तरह के आंसर आ रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए एक बार और, सोच समझ के अच्छे से आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी है, ठीक है। सेडिमेंट, लाइट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, तलछट, प्रकाश निलंबित अशुद्धियाँ, मतलब तलछट मतलब पानी के जो नीचे होगा, तल जो होगा पानी का, ठीक है, वहाँ पे सारी गंदगी बैठ जाती है। मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल कुछ लोगों ने राइट आंसर भी किया था, और इसमें बी आंसर होगा फिटकरी जब हम पानी में मिलाते हैं। इसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि कल भी मैंने बताया था, फिर भी आज आंसर आप लोगों के गलत आए हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हैं, बस रैंडम आप लोग कुछ भी लिखते रहें, ये भी सही नहीं है। पढ़िए ध्यान से, क्लासेस हो रही हैं, समझिए। तो देखिए, जब हम पानी लेते हैं और पानी अगर गंदा होता है, कभी कभी बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि पानी में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिट्टी खुली हुई सी है, ऐसा लगने लगता है, उसका कलर थोड़ा अलग दिखने लगता है। तो जब हम उसमें फिटकरी घोलते हैं और उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जितना भी अशुद्धियाँ होती है, मिट्टी जो होती है, वो सारी नीचे बैठ जाती है, तल पर बैठ जाती है। इसी को कहा जाता है तलछट, प्रकाश निलंबित अशुद्धियाँ, मतलब सेडिमेंट हो जाता है, जो वाटर है उसमें सेडिमेंट हो जाता है, नीचे पानी बैठ जाता है। और ये पानी नीचे बैठ तो जाता है, ऊपर का पानी भी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर का जो पानी है वो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, लेकिन उसमें कीटाणु अभी भी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो पानी में क्लोरीन डाला जाता है जिससे कि वो पानी के जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। इसलिए आप कभी ध्यान दिए होंगे कि जिनके घरों में वाटर प्यूरिफाई होकर के आता है कंपनी की तरफ से, या वाटर टैंक में अगर आपका वैसे करके पानी नलों से आता है, तो उसमें कभी कभी आप स्मेल करिएगा तो उसमें क्लोरीन की एक अलग तरह की स्मेल आती है। वो इसीलिए होती है कि जो उसमें कीटाणु होते हैं वो मर जाएं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पानी में से जो गंदगी है वो तो नीचे बैठ जाती है, लेकिन कीटाणु नहीं मरते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका होगा बी, थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू, एक एक्वेरियम में एयर पंप जो है किस लिए रखा जाता है, क्या कारण होता है, किस क्रम में रखा जाता है। मेक वाटर क्लीनर, पानी को साफ करने के लिए, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट, जल के जो पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उनको अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने के लिए, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए, इनहेंस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। नंबर 4 डाल के आंसर करेंगे।
अंजलि जी का सबसे पहले आंसर आया है सी, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। दिलीप जी का भी सी, रूपाली जी का भी सी, रीता जी का थर्ड क्वेश्चन नहीं, रीता जी फोर्थ क्वेश्चन का है आपने, कोई बात नहीं, कंसीडर कर रहे हैं। माही जी का सी, संगीता जी का भी सी, तो मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी। और किसी को आंसर करना है तो जरूर करिए। ठीक है, आंसर तो सही है, सी इज द राइट आंसर। तो सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या करता है, अधिक से अधिक ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुलने देता है। आप देखेंगे कि इसमें पानी के जो है अंदर बबल्स निकलते दिखाई देते हैं, जो कि पानी में ऑक्सीजन को छोड़ते जाता है, क्योंकि जो फिश होती हैं वो कंटिन्यू जो है पानी में से ऑक्सीजन लेती रहती हैं। तो अगर ऑक्सीजन को फिर उसमें डाला नहीं जाएगा तो वो मछलियाँ एक टाइम के बाद मर जाएंगी। तो या तो आप पानी में ऑक्सीजन पंप लगा के रखिए, या आप ऐसे पौधे लगाइए जो पानी में रह सकते हैं, मतलब आपको जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो उसमें रखने पड़ेंगे, तो जिससे कि वो प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देता रहेगा और उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहेगा मछलियों के थ्रू। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपने पंप नहीं लगाया है, लेकिन अगर आपने पंप लगाया है तो वो पानी में ऑक्सीजन कंटिन्यू देता रहेगा। इसलिए आपने बहुत सारे एक्वेरियम में देखा होगा कि पंप लगा हुआ होता है। ये सिर्फ सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन पानी में देता है। और जो पंप होते हैं उनके साथ साथ फिल्टर भी लगा हुआ होता है कई पंप्स में, जो कि पानी को साफ करने का काम भी करते हैं। कुछ कुछ नॉर्मल पंप होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और कुछ में आजकल नए तरह के निकल गए हैं जिनमें पंप लगा हुआ होता है। तो वो पंप के कारण क्या होता है, डबल काम होता है, पानी में वो ऑक्सीजन भी देता है और पानी को साफ भी करता है। बट मेन उसका जो रीज़न है वो यही होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, पानी में ऑक्सीजन को घुलने दिया जा सके। तो राइट आंसर आप लोगों ने किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी फिश से रिलेटेड है। अ फिश डाइज, मतलब मछली मर जाती है, व्हेन, जब, इट इज पुट इन एन एक्वेरियम फिल्ड विथ प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट कूल टू रूम टेम्परेचर। पहले से उसको पानी को उबाल दिया जाता है, फिर उसको रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लिया जाता है और उसमें मछली को रखा जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द वाटर इन द एक्वेरियम इज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वेरियम में पानी कैसा है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि पानी में हमने मछली डाला और पानी को बॉईल कर दिया, ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले पानी को बॉईल कर लिया जाता है अच्छे से, और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने रखा जाता है। जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो उसको, उस पानी को एक्वेरियम में डाल करके उसमें फ़िश डाल दी जाती है, तो वो फ़िश जो है वो मर जाती है। मतलब उबाल करके ठंडा किए हुए पानी में मछली मर जाती है। क्यों? अनफिट फॉर स्विमिंग, वो उनके तैरने के लिए अनुपयुक्त होती है। डिपेंडेंट इन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, मछली द्वारा पीने के लिए अनुपयुक्त होता है वो पानी। और लास्ट है डिपेंडेंट इन मिनरल, खनिजों में कमी आ जाती है। तो इसका कारण आप बताएंगे। ध्यान से इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा, तब आंसर दीजिएगा कि क्या रीज़न हो सकता है मछलियों के मरने का। फिफ्थ में कुछ का डी आंसर है, बी आंसर है, सी भी है, तो ये भी मिक्स आंसर आ रहे हैं, बी डी सी। और भी कोई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आंसर करिए। आज जोश कम दिख रहा है, जोश लाइए थोड़ा, बाकी लोग भी आंसर करिए। गलत होता है तो कोई बात नहीं, गलती से क्यों घबराना है, आप लोग को आंसर यहाँ करना है, गलत हो चाहे सही हो, आपको आंसर सही तो मिल ही जाएगा। पार्टिसिपेशन ज़रूरी है।
अंजलि जी झारखंड से हूँ मैं, झारखंड में रहती हूँ। ठीक है, तो ये मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है, जिन लोगों ने भी बी आंसर किया है, दैट इज़ राइट, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो जब हम पहले से बॉईल कर लेते हैं वाटर, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, जो पहले पूछे जाते हैं वो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिश जो है वो, उनको ऐसा पानी चाहिए जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी हो। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत भी कमी हो जाती है तो फिशेस मर जाती हैं, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो पानी जो है अगर हम उसको बॉईल कर लेते हैं, वापस से ठंडा कर लेते हैं, तो जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बॉईल करने के बाद ठंडा जब कर लिया जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि उसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण थोड़ी देर तक वो मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है, देन उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो है बी। जितने लोगों ने भी गलती की है कोई बात नहीं, उसको सुधार लीजिए कि आंसर जो है आपका होगा डिप्लीटेड ऑक्सीजन में जो है वो कमी। ठीक है, डिप्लीटेड ऑफ इन ऑक्सीजन। ओके ओके, अंजलि जी आप भी झारखंड से हैं? अच्छा, मिथान से, अच्छा। मैं गढ़वा से हूँ, गढ़वा आपने सुना होगा, तो वहाँ से हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? अब आंसर डी क्यों आ रहा है जब आंसर बी है? तो आंसर तो बी है ना, कई लोग अभी भी डी कर रहे हैं। खनिज में कमी नहीं होगी, ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मछलियों को सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो ऑक्सीजन से ही पड़ता है, क्योंकि अगर पंप बंद हो जाता है तो भी वो मर जाती हैं। थोड़ा सा भी ऑक्सीजन में अगर हेर फेर होती है तो वो मर जाती हैं मछलियाँ। हाँ, मिनरल्स की कमी होगी तो उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा, वो कमज़ोर हो जाएंगी लेकिन मर नहीं जाएंगी तुरंत। बट ऑक्सीजन से क्या है कि वो तुरंत मर जाएंगी, ज़रा सी भी कमी होती है तो वो मर जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट peeped into a mosquito stomach and proved that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902 is Ronald Ross, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल और जॉर्ज मिस्ट्रल। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको जिसने पहली बार एक मच्छर के पेट में झांका और साबित किया कि मच्छरों से मलेरिया फैलता है, और उसके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे, चार्ल्स डार्विन थे, ग्रेगर मेंडल थे या जॉर्ज मिस्ट्रल थे? नंबर 6 करके आंसर करिए। दिलीप जी का आंसर इस बार जल्दी आया है, गुड, वेरी गुड। अंजलि जी का भी आंसर आ गया, दोनों का ए है आंसर। बाकी लोग भी आंसर करिए, ये हमने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, स्कूल में सभी ने पढ़ा हुआ है ये, और इजी क्वेश्चन है काफ़ी। माही जी का भी ए है, यास्मीन जी का भी ए है, ज्योति जी का ए, इंदिरा जी का भी ए। नाइस पार्टिसिपेशन, बहुत लोगों ने आंसर किया इस बार, अब अच्छा लग रहा है देखने में। संगीता जी का भी ए है, और सभी का मोस्टली ए ही आया है, किसी का कुछ दूसरा आंसर नहीं आया है। तो राइट आंसर भी ए ही है, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ये राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार जो है शोध किया था कि मच्छरों से जो मलेरिया फैलता है, ये उसके पेट में जो भी ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से इन्होंने रिसर्च किया था, और जो मेडिसिन के जो साइड है वहाँ पे इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1902 में। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार कोई चीज़ को खोज निकाला था। ये ग्रेट, अब जो है इनको क्या कहा जाए, ये लोग अगर ना होते तो मलेरिया फैलता ही रहता और कितने लोग जो हैं इससे मर भी जाते।
लेकिन इस तरह के जो लोग हमारे देश में या बाहर देश में जो भी है खोजबीन इन्होंने किया, रिसर्च किया, ये कितने मेहनती होते होंगे। कई बार हमने देखा है कि कई ऐसे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने कई कई हजारों बार उस चीज़ को ट्राई किया और वो असफल रहे। उस जो भी उन्होंने रिसर्च किया है उसमें बार बार असफल होते थे। बट वही लोग विन करते हैं लास्ट में जो कंटिन्यू उस काम में लगे रहते हैं, है ना। तो देखिए, जीतना और हारना तो हमारे हाथ में कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन जो उसके लिए मेहनत करना होता है वो तो हमारे हाथ में है। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत अगर अच्छी है तो जीतना हमको है ही है, कोई हमको रोक नहीं सकता, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड रॉस जो है इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर अराउंड द अराल सी। अराल सी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था एक्चुअली इसके बारे में कि ये कहाँ पर है मैम, उसने पूछा था मुझसे। बट उस दिन मेरी क्लास बिल्कुल एंड हो गई थी लगभग, तो मैंने सोचा कि कैसे उसको बताया जाए कि कहाँ है ये, क्योंकि मैप वाला क्वेश्चन हो जाता है कई सारा, तो इसलिए मैंने उस टाइम तो नहीं बता पाई मैं। तो आज इसको मैंने ऐड भी कर लिया, ये क्वेश्चन मैंने पहले से करके भी रखा हुआ था। तो इसमें आप लोगों को एक मैं इसके नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है ना उसको पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो 7th वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर करने से पहले एक मैप मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ आगे। इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि देखिए अराल सागर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट, आप लोगों की जो क्लास हुई थी वाटर से रिलेटेड, जो वाटर टॉपिक आपका था, उसमें मैंने अराल सागर के बारे में पढ़ाया था कि ये सागर जो है अब ऑलमोस्ट सूखने की कगार पे आ गया है ना। और इसका सूखने का जो कारण है वो ये है कि 2 नदियों का पानी जो है अराल सागर में आता था, लेकिन वो नदियों का जो डाइवर्शन कर दिया गया, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम हो गई कि अराल सागर जो है वो सूखने लगा। आप सभी जानते हैं कि जो कोई भी समुद्र होता, कोई भी सागर जो होता है, उस सागर में नदियों का पानी आता है और उससे वो सागर का जो है पानी वो बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक सिर दरिया, जिस दरिया मीन्स नदी, सिर दरिया वहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि ये जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे नदी को दरिया कहा जाता है। सिर दरिया और अमू दरिया नाम के जो 2 नदियाँ हैं, इन नदियों का पानी ही अराल सागर में जाता है। देखिए आप यहाँ पे ना पिक्चर में आप लोगों को शो भी होगा, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाह रही थी कि किस जगह पे ये अराल सागर है, ये आप एक बार मैप के थ्रू समझ लें प्लीज़, ठीक है। तो देखिए हमारा इंडिया हमको यहाँ शो हो रहा है, ये इंडिया का जो नॉर्थन साइड है, ठीक है, टॉप मोस्ट जो साइड है, और पाकिस्तान हमको मैप में यहाँ शो हो रहा है, ये पाकिस्तान हो गया, दैट इज़ चाइना, चीन, ठीक है, और ये आपका हो गया अफगानिस्तान। ये तो इतना तक तो आप मैप अक्सर देखते होंगे, तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। इसके जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है तजाकिस्तान, ये एक आ जाता है किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इधर आपका आ जाता है ईरान, इसको छोड़ दीजिए, ईरान तो अभी ज़रूरत नहीं है। ऊपर आपका रूस है, ये सब छोड़ दीजिए। अभी मेन हम किस पे बातें हो रही है हमारी, ये अराल सागर है आपका, ठीक है, दैट इज़ अराल सागर। तो ये कजाकिस्तान जो है ये आप देख रहे होंगे, ये है कजाकिस्तान, ठीक है ना। इसको मैंने एक सर्कल बनाने की कोशिश की है बट बन नहीं पाया है, कोई बात नहीं। और ये हमारा है एक उज्बेकिस्तान। ये 2 आपका जो मेन है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो कि इसके बॉर्डर जो है, ये जो है ना आपका अराल सागर का ये किनारा पूरा जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा बॉर्डर है, ठीक है, वो सागर है पूरा। और सागर को 2 जो हैं देशों ने घेर के रखा हुआ है, एक है उज्बेकिस्तान और एक है कजाकिस्तान। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मैप है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए कजाकिस्तान का, देखिए यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है, यह रेड बिंदी आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो ये इस तरह से आपका पूरा यहाँ से इसका बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, ये जो है ये पूरा बॉर्डर आपका यहाँ तक जाता है, ठीक है। इतना दूर जो है ये पूरा आपका कजाकिस्तान हो जाता है, और जो बाकी हिस्सा जो बच गया है ये जुड़ जाता है उज्बेकिस्तान के साथ। तो ये 2 देशों के बीच में ये आ जाता है अराल सागर। और इसमें 2 नदियों का जिक्र किया गया है, 2 नदियों की बात कही गई है कि 2 नदियों का पानी जो है इसमें आता है। एक है सिर नदी, ये जा रही है, जो आपको दिख रही होगी, ये ब्लू कलर से शो हो रही है, ये नदी यहाँ पे जाती है अराल सागर में। और आपकी एक और ब्लू दिख रही है, ये वाली,
अमू दरिया जिसको कहते हैं, ठीक है, ये भी इसमें चली जाती है, तो ये मिल जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि ये दो नदियाँ जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया है, इन दो नदियों का जो रुख है उसको मोड़ दिया गया है, इसका डाइवर्शन करके खेती किसानी में इस पानी को यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण ये जो सागर है ये सूखता जा रहा है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है कि कौन कौन से बॉर्डर देश के आते हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और दो नदियाँ कौन कौन सी हैं, अमू दरिया और सिर दरिया या नदी कह सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और मुझे कुछ मिला है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अरल सागर जो है मध्य एशिया में स्थित एक झील है, जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। एक्चुअल में क्या है, ये एक झील है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, सागर कहा जाता है। जिसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है, पर अब दिनों दिन इसका आकार घटता जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अराल सागर का शाब्दिक अर्थ होता है द्वीपों की झील। यहाँ बहुत सारे द्वीप भी देखने को मिलते थे, जो इस झील में एक समय पर दिखने वाले लगभग 1500 टापुओं के आधार पर नामांकित थी। लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि ये कहाँ पर स्थित है। देखिए इंडिया हम देख ही सकते हैं कि इंडिया हमारा यहाँ पे है, और इंडिया के हम इधर नॉर्थ साइड ही जाते जाएंगे तो हमारा अराल सागर हमको मिलेगा, जो दो देशों के बॉर्डर से मिला हुआ है, एक उज्बेकिस्तान और एक है कजाकिस्तान। तो अब वापस हम अपने क्वेश्चन में चले जाते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज, कौन से दो देश ऐसे हैं जिनकी चारों ओर वहाँ पे जो अराल सागर है उसके चारों ओर वो है, आसपास में वो है, कौन कौन से हैं, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, और लास्ट वन इज कजाकिस्तान एंड रूस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग सही बताइए। अंजलि जी का तो पहले ही आ गया था ए, और संगीता जी और रोहित जी का भी ए आ गया था, तो अच्छी बात है। बाकी लोग बताइए, रूपाली जी का भी ए आ गया। इसको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मैप से रिलेटेड भी आ सकते हैं, पार्ट ऑफ द एसएसटी। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड ईवीएस पढ़ रहे हैं हम, इंटीग्रेटेड, ये हमारा साइंस भी इसमें है हमारा, और एसएसटी भी इसमें मिक्स है, तो ये एक इंटीग्रेटेड होता है। जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये 2-3 सब्जेक्ट इसमें मिक्स होते हैं, हिस्ट्री भी हम इसमें कभी कभी पढ़ लेते हैं, और सिविक्स भी इसमें आ जाता है। तो ये ईवीएस जो है ये एक तरह से इंटीग्रेटेड होता है, सब तरह के इसमें सब्जेक्ट्स मिले होते हैं, और सभी का आंसर ए आया है, मतलब आप लोगों को सबको समझ में आ गया है कि किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया सभी को, अच्छा लगा, सबको समझ में आया। तो ये किसी ने जिस भी स्टूडेंट ने पूछा था तो कि कहाँ पर है, तो इस तरह से मैप में आप खुद भी देख सकते हैं जा करके कि किस तरह से ये है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया कैन बी कन्फर्म्ड इन पेशेंट बाय। मलेरिया का अगर किसी को रोग हो जाता है, रोगी में मलेरिया की पुष्टि किसके द्वारा की जा सकती है, ब्लड टेस्ट चेकिंग प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट इन ब्लड, रक्त परीक्षण, खून में परजीवी की उपस्थिति की जांच, लुकिंग एट द सिम्टम फीवर विथ शिवर, लक्षण को देखते हुए यानी कपकपी के साथ बुखार, रैशेस ऑन द बॉडी, शरीर पर चकत्ते, बाय चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ फीमेल एनाफिलिस इन द सराउंडिंग, आसपास में मादा एनाफिलिस की उपस्थिति की जांच करके। नंबर 8 डाल के आंसर करेंगे। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और तब आंसर करिए। सोनाली जी का बी है, ज्योति जी का बी है, अंजलि जी का ए है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके आसपास किसी को कभी मलेरिया हुआ होगा तो कैसे पता चलता है, ये सोचिए अपना, इसमें कॉमन सेंस लगाइए, बहुत इजी है। पैडागोजिकल इसी तरह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपको, जो रिलेट करना पड़ेगा आपको, यही पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। रिलेट करिए कि आसपास में अगर किसी को मलेरिया होता है तो पता कैसे चला कि उसको मलेरिया है,
ये अपना आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या बोलता है, वो देखता है और उसके बाद कुछ प्रिस्क्राइब करता है आपको। हमेशा वो डायरेक्ट अपने मन से नहीं बोल देता है कि आपको ये बीमारी है, एक कंफर्मेशन होता है। तो वो चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन को भी आपको देखना है। ए और बी में मिक्स आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर जो है वो ए होगा, बी नहीं होगा। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि लक्षण को देखते हैं कि कपकपी के साथ बुखार, ये मैंने लास्ट आप लोगों को जो क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन था। बट यहाँ पे उससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रक्त परीक्षण। देखिए, जब तक आपकी खून की जांच नहीं होती है तब तक पुष्टि नहीं होती है। कंफर्म कैसे होगा आपके, जब तक कि ब्लड टेस्ट नहीं होता। अगर ये ऑप्शन आपका नहीं होता, हो सकता है कि इसमें ये वाला ऑप्शन हटा दिया जाए, ए ऑप्शन को हटा दिया जाए। अगर ए का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो बी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तब बी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि ब्लड टेस्ट है तो फिर आप लोगों को बी नहीं देखना है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि कपकपी के साथ जो है बुखार आता है, मलेरिया का लक्षण हो सकता है। लेकिन अगर इसमें रक्त परीक्षण दिया हुआ है तो आपको चूज कौन सा करना है, रक्त परीक्षण को ही चूज करना है। देखिए, मैं वही चीज़ आप लोग को बता रही हूँ कि क्वेश्चन घुमा करके दिया जाएगा, ऑप्शन चेंज कर दिए जाएंगे, यही चीज़ आपको देखनी है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। तो आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन को कि लिखा क्या है। जहाँ पर आपको रक्त परीक्षण नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे आप लक्षणों को देखते हुए लिखेंगे, और यहाँ आपको स्पेशली रक्त परीक्षण दिया हुआ है तो सबसे ऊपर हम किसको देखते हैं, जब तक कि हम रक्त का परीक्षण ना कर लें। डॉक्टर अंदाज लगाता है कि हाँ भाई आपको हो सकता है कि ये बीमारी हो, बट उसके बाद क्या करता है, वो बोलता है कि आप एक टेस्ट करवा लीजिए। मतलब लक्षण देखते हुए तो उसे ये लगता है कि हाँ भाई मलेरिया हो सकता है, ठीक है। लक्षण देखते हुए तो ये लग रहा है कि मलेरिया है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, देन फिर रक्त परीक्षण के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कल मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन बताया था उसमें रक्त परीक्षण की कोई बात नहीं हुई थी, इसीलिए आज मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे जो वाकई में इजी होते हुए भी आपका दिमाग घुमा देंगे। यही होता है सीटेट में कि आपको आंसर पता है उसके बाद भी आप गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से आप समझिए कि अगर ए ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन में ना होता तो आप बी को ही राइट करते, ठीक है। क्योंकि शरीर पर चकत्ते जो हैं वो नहीं होते हैं इसमें, और आसपास में कोई ढूंढेगा नहीं कि वो मच्छर मतलब एनाफिलिस मच्छर है कि मादा है कि नर है, ये कोई नहीं खोजेगा, ये तो कोई नहीं करने जाएगा, है ना। ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हुई लास्ट वाला तो। और शरीर पर चकत्ते भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कपकपी के साथ बुखार जरूर आता है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। बट इससे भी ज़्यादा कंफर्म हम किस में कर सकते हैं, जब तक कि रक्त परीक्षण ना हो जाए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर मैं इसमें ए ऑप्शन हटा दूं तो आपका बी 100% सही होगा। समझ में आया आप लोगों को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और यही चीज़ छोटी छोटी चीज़ आपका दिमाग घुमा देंगी। तो हमारा राइट आंसर जो है दैट इज ए, ठीक है। क्लियर हो गया अभी आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ प्लेस वेयर fishermen have to break an upper layer of ice in order to catch a fish. From above statement, which of the following things can be concluded? एक ऐसी जगह है जहां मछुआरे को मछली पकड़ने के लिए बर्फ की ऊपरी परत को तोड़ना पड़ता है। उपरोक्त कथनों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कई ऐसे जगह होते हैं जहां पानी जो है वो बर्फ में बदल जाती है, इतना ठंड पड़ता है वहां, किसी किसी सीजन में ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। तो ऊपर की जो एक लेयर होती है वाटर की, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू
किस में हो जाती है, वो आइस में, बर्फ़ में बदल जाती है। तो उस टाइम पर वो ऊपर की जो परत है मछुआरे उसको तोड़ते हैं। तो क्यों तोड़ते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? फिशेस आर ट्रैप्ड इन लोअर लेयर ऑफ आइस, मछलियाँ बर्फ़ की निचली परत में फंस जाती हैं, मतलब बर्फ़ में फंसी हुई रहती है मछलियाँ, ये रीज़न हो सकता है। फिशेस हैव फ्रीज्ड इन कोल्ड वाटर, ठंड के मौसम में मछलियाँ जम जाती हैं। और सी, बिलो द लेयर ऑफ आइस इज प्रेजेंट एंड फिशेस आर प्रेजेंट इन दोज वाटर, बर्फ़ के परत के नीचे पानी मौजूद होता है और उस पानी में मछलियाँ मौजूद होती हैं। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, हमेशा हर एक टाइम आपका गेसिंग सही नहीं होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या रीज़न हो सकता है। 9th का आंसर कई लोगों ने सी लिखा है। और अंजलि जी का 10th क्वेश्चन कैसे आ गया ये बताइए। अनिल जी का भी 10th क्वेश्चन, अभी तो 10th स्क्रीन पे भी नहीं आया है, और आप 10th का आंसर कैसे दे रहे हैं मुझे ये बताइए। हाँ जी, सी है आपका आंसर, ठीक है अनिल जी, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सी है। और अरे सॉरी की कोई बात नहीं अंजलि जी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हंस लेते हैं हम लोग ये छोटी छोटी बातों को लेकर के। हाँ जी ठीक है, तो आंसर इज सी, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने दिया है और बहुत सही आंसर है। देखिए फिश जो है हमेशा मूवमेंट करती रहती है, और इसमें भी देखिए मैंने आप लोगों को एक गैसिंग का तरीका बताया था कि ऑल ऑफ अबव, इसमें लेकिन वो गैसिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमेशा ये गैसिंग भी सही नहीं होता है कि ऑल ऑफ अबव दे दिया तो हमेशा वो सही हो जाए, देखिए ऐसा नहीं होता है, इसमें सी आंसर है। फिश जो है वो हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं, तो पानी जो है एकदम तुरंत से बर्फ़ नहीं जमता है, धीरे धीरे बर्फ़ में तब्दील होता है, तो मछलियाँ उसमें ट्रैप नहीं हो सकती, उनको लगेगा ना कि पानी ऊपर से बहुत ठंडा है तो वो नीचे चली जाती हैं। तो जब वो ऊपर की परत को तोड़ते हैं ना तो नीचे काफ़ी सारी मछलियाँ उनको दिखाई पड़ती हैं, और फिर आसानी से वो क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ लेते हैं। उस तरह के वो जाल रखते हैं कि उन गड्ढों से वो मछलियों को पकड़ लेते हैं, जाल डाल डाल के, वो थोड़े हैंडल वाले जाल होते हैं, उस तरह से वो पकड़ते हैं। उसी तरह से जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और मछलियाँ ऊपर के लेवल, जो ऊपर की सतह होती है पानी की, उसमें नहीं रह पाती हैं, तब भी वो डीप में चली जाती हैं। तो ये दोनों ही तरह से अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर हो जाता है तो मछलियाँ जो हैं वो ऊपरी लेयर में नहीं रहेंगी, बल्कि वो कहाँ चली जाएंगी, थोड़े से नीचे वाले लेयर में चली जाएंगी, जहाँ पे उनका टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल टेम्परेचर उनको जहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो सी होगा। तो ऑलमोस्ट सभी ने सी आंसर दिया था और राइट आंसर भी सी है। गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। नेक्स्ट है वाटर इज़ फाउंड इन, जल जो है वो पाया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा है। कितने फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड एंड गैस, ऑल ऑफ द 3 फॉर्म्स, नन ऑफ दीज, ठोस रूप में, तरल और गैसीय रूप में, तीनों रूपों में, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी आंसर है, फटाफट करिए, नंबर 10 डालिए, आंसर करिए। थैंक यू अनिल जी, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ला रही हूँ कि इसी तरह के एग्जाम में आपको थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, सिर्फ वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये हमने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा है कि पानी के कितने रूप होते हैं, 3 रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब पानी हम नॉर्मली पानी ग्लास में भरते हैं दैट इज़ लिक्विड फॉर्म, जब उसको फ्रीज़र में हम जमाते हैं दैट इज़ सॉलिड फॉर्म, बर्फ़ में तब्दील होता है, और जब हम उसको उबालते हैं तो वो भाप बन के उड़ता है दैट इज़ गैस फॉर्म। तो जो इसका राइट आंसर है ऑल द 3 फॉर्म्स होगा, और मोस्टली सभी ने सी आंसर किया और ईजी भी था ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप कॉल, देखिए ये वाला भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विथ, तरुण भारत संघ नामक समूह का संबंध है किससे है, प्रोवाइडिंग कुक्ड मिड डे मील इन स्कूल, स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, रनिंग फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू
ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना, रीबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण, हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग, सीखने में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना। 11 का आंसर करिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। सबका आंसर लगभग सही आ रहा है। सी आंसर होगा इसका भी, बिल्कुल सही है आंसर, और सी इज द राइट आंसर, बहुत सही। तो देखिए चैप्टर, आप लोग कई लोग सोचते होंगे कि पता नहीं क्यों टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इतना बोरिंग लगता है, लेकिन टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमारी बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाती है एक साथ, है ना। उसमें जो राजेंद्र जी जो हैं, जो तरुण भारत संघ के जो मुख्य हैं, प्रमुख जो हैं, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे अलवर में जो है लेक्स का वहाँ पे निर्माण किया, जिससे पानी का जो क्राइसिस है वो हटा। उनको जल पुरुष भी कहा जाता है। तो उनको जल पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डेड सी? मृत सागर क्या है? अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, एक समुद्र जिसका पानी जहरीला होता है। अ सी विच इज सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल ओशंस एंड सीज, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे नमकीन है। अ सी इन विच हाई एंड लो टाइड्स आर वेरी फ्रिक्वेंट, एक ऐसा समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं। अ सी इन विच इज डेंजरस टू सेल शिप्स, एक ऐसा समुद्र जिसमें जहाज़ों को पालना मतलब खेना, जहाज़ों को चलाना खतरनाक होता है। हाँ जी अनिल जी, अलवर जो है वो राजस्थान में है। राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष के नाम से फेमस हैं, उन्होंने वहाँ के जो क्राइसिस था वाटर का, जो वहाँ की पानी की जो परेशानी थी, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। और अलवर अब काफ़ी अच्छी एक प्लेस बन गया है जहाँ लोगों को थोड़ा क्राइसिस कम हो चुका है, इसीलिए उनको जल पुरुष कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जल पुरुष का नाम मतलब किसको उपाधि दिया गया है ना, या अलवर में किसने झीलों का निर्माण किया। इस तरह से क्वेश्चन जो है ना बदल बदल के पूछे जा सकते हैं टॉपिक में से। हाँ, तो सभी का आंसर जो है वो बी है, और बी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है कि इसका जो पानी होता है सबसे ज़्यादा खारा होता है, और इसी के कारण कोई इसमें डूबता नहीं है। अब हम देख लेते हैं, एक छोटा सा और मैप मैं ले आई हूँ जिसमें आप देख सकते हैं डेड सी कहाँ है, ठीक है। तो देखिए डेड सी जो है, इसका भी मैं मैप इसलिए शो कर दे रही हूँ ताकि इसमें भी कभी आप लोगों को अगर पूछा जाए तो आप गलती ना करें, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते हैं। इन विच कंट्री डेड सी इज़ लोकेटेड, कौन सी कंट्री में जो है वो डेड सी जो है वो लोकेटेड है। टुडे वी फीचर दैट डेड सी, ये जो हम देख रहे हैं ये डेड सी का फीचर हम देखेंगे। ये डेड सी जो है ये इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ये रेड पॉइंट आप लोग को दिख रहा है, दैट इज़ ये डेड सी, ठीक है। तो सिचुएटेड बिटवीन इज़राइल एंड जॉर्डन, ठीक है। ये हमारा है जॉर्डन एंड दिस इज इज़राइल, ये इज़राइल है, और ऊपर जो मैंने अंडरलाइन किया वो है जॉर्डन। इनके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है ये इधर इज़राइल का है और इधर जॉर्डन का एरिया है, और यहाँ बीचों बीच जो है आपको डेड सी दिखाई देगा, ठीक है। तो इन दोनों, कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो कौन से दो देशों के बीच में ये स्थित है, तो जॉर्डन और इज़राइल के बीच में ये स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसमें कौन सी नदी से पानी आता है, तो ये देखिए आप, ये एक नदी से पानी आ रहा है, इसका नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं, दैट इज़ जॉर्डन रिवर। ये जॉर्डन नदी जो है इसका पानी इसमें आता है। द डेड सी इज़ फेड मेनली बाय द जॉर्डन रिवर, जो जॉर्डन रिवर है उसका पानी ही इसमें मोस्टली आता है डेड सी में। विच एंटर्स द लेक फ्रॉम द नॉर्थ, ये एक लेक है, वहाँ से इसका पानी जो है, नॉर्थ में एक लेक भी है, ये यहाँ से इसका पानी जो है नदी के रूप में बह करके और इस डेड सी में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेड सी जो है कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, तो जॉर्डन एंड इज़राइल। कौन सी नदी से पानी आता है, दैट इज़ जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर से इसमें पानी आता है। तो ये देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से बनाया जा चुका है, ठीक है।
तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मुझे पढ़ाना है, मैं दोनों मीडियम से ही हूँ, ठीक है ना। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको नोट्स इन इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया अभी आप लोगों को ये। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जॉर्डन किस जगह में है, ये देखिए इराक है। ये इसलिए मैंने आपको मैप शो किया है ताकि मैप में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ टर्की आपका आ गया, ठीक है, सीरिया यहाँ पे है, तो ये आप इजीली खोज पाएंगे। और ये आपका आ गया, ये डेड सी आपका है, ठीक है। इधर आपका आ गया ये इजराइल, और ये आपका आ गया जॉर्डन। थोड़ा सा बड़ा मैप भी है और काफ़ी क्लियर जो नज़दीक से मैप है वो मैंने आप लोगों को शो कर दिया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आज हमारा यहीं तक था, और कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सबको जुड़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल हमारा जो है एक हम गूगल मीट करेंगे। तो जिनके पास भी मीट अवेलेबल नहीं है गूगल मीट, वो गूगल मीट अपना डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल में। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड करूँगी आप लोगों को। कहीं से तो हमारा लिंक होना चाहिए ना, लिंक आप कहाँ से पाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ मैं आप लोगों को जो कल की हमारी 9 बजे मीटिंग होगी, रात को गूगल मीट होगी, तो 9 बजे मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगी। वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपके जो भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्या है, ज़्यादा एक्सप्लेन इंग्लिश की इसलिए बोले। हाँ, तो इंग्लिश है ना, इंग्लिश मीडियम ही है तो इंग्लिश में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और हिंदी में भी कर रही हूँ। हिंदी भी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं और इंग्लिश मीडियम से भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। और आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगती है तो जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है वो थोड़ा मेरा हौसला और बढ़ा देता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, बस यही तो मोटिवेशन का कारण होता है। नहीं तो हम मेहनत करते हैं और हमको एक लाइक ना मिले तो थोड़ा लगता है कि अरे लाइक नहीं मिला बच्चों से। तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारा, क्योंकि हमारा कल टॉपिक शुरू होगा ट्रैवल, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं और बाय बाय ऑल। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी, इसके आगे आप लोग जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और न्यू स्टूडेंट देख लेंगे कि अगर फिलर फॉर्म आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे आप। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियोस, प्लेलिस्ट सब कुछ शो करने लगेगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो हमारी जो क्लास की आप लोगों को जो वीडियोस हैं वो जिनके छूट गए हैं, जो पुराने क्लासेस हैं, प्रीवियस क्लासेस हैं, वो फिर ठीक है उनको मिल जाएगी। आप आराम से प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें पुरानी सारी वीडियोस आपको डेट वाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जाते जाते लाइक करेंगे। और कल क्लास में ज़रूर मिलेंगे और फिर हम कल गूगल मीट भी करते हैं, जिसमें आप लोग की जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के आंसर वहाँ पे मैं कर दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और रेगुलर सभी साथ में जुड़ने का कोशिश करिए कि क्लासेस हम अटेंड करें। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो वीडियोज़ रहती है उसमें जा कर के आप वीडियोज़